जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। बैकअप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको आप सब्सक्राइब कर दें और सेशन का बाकायदा आगाज़ दुरूद शरीफ पढ़ के करेंगे। मेरे साथ आप दुरूद शरीफ अदा कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा लहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बड़ी मुश्किल से मैंने डॉक्टर साहब से टाइम लिया है। हमारे अगर बात की जाए फैसलाबाद में डेयरी में जो चंद लोग यहाँ पर जो बड़ा नाम जिन्होंने कमाया है, उनमें डॉक्टर साहब का एक बड़ा नाम है। फैसलाबाद की आन शान है और इनको मैंने काबू कर लिया आज, क्योंकि डेयरी इस वक्त बड़ी मुश्किल जो है मराहल से गुजर रही है। डेयरी कहना तो जो है मुनासिब नहीं होगा। पाकिस्तान में शायद हर कारोबार ही इस वक्त जो है, जितने भी कारोबार हैं वो सारे के सारे मुश्किल का शिकार। डॉक्टर साहब से हमने टाइम लिया है, इस पर हम बात करेंगे कि जो डेयरी के मसाइल हैं, इस पे अगले 6 महीनों में क्या होने जा रहा है, इसका हल कैसे निकाला जा सकता है, अगले जो आपके आने वाले कठिन मराहिल हैं उनको आसान कैसे किया जा सकता है। डॉक्टर साहब पहले नंबर पे तो आपका बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। डॉक्टर साहब एक आवाज़ चल पड़ी है, हवा चल पड़ी है फील्ड में कि आज से 6 महीने बाद या 5 महीने बाद जनवरी फरवरी के अंदर जो कंपनीज़ हैं वो अपना बेस रेट 80 से 90 पे ले आएंगी और जो दूध है वो 100 से 110 रुपये में फ़रोख्त होगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपके सामने है, क्या समझते हैं अगर ये हो जाता है तो आप डेयरी को किधर देखते हैं? डेफिनेटली डॉक्टर साहब, फिर अब ज़ाहिर सी बात है, आप इन चीज़ों का मेरे ख्याल में एक्सप्लेन करने का मेरा कोई कह ले कि नहीं बनता। ऑलरेडी यानी कि जो लोग फार्मिंग कर रहे हैं उनको पता है कि इनपुट्स और आउटपुट्स का सारा हिसाब किताब ऐसे होता ही है। डेफिनेटली अगर आप इनपुट से ज़्यादा कास्ट पे डाल रहे हैं और अगर आपकी आउटपुट जो है वो सस्ते दामों फरोख्त हो रही है, तो मेरा नहीं ख्याल डेयरी छोड़ें, आप किसी भी बिजनेस का कोई सर्वाइवल नहीं है। मैं एक चीज़ और यहाँ पे आपको बताता चल रहा हूँ, डॉक्टर साहब जो है इनका एक छोटा सा अपना ज़ाती सेटअप भी है, तो ये अकाउंट्स को बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि वो बंदा जो खुद प्रैक्टिकली इन होता है उसको चीज़ों की ज़्यादा समझ होती है। डॉक्टर साहब का अपना एक छोटा सेटअप है जहाँ पे इनको 20-22 जानवर इनके मिल्किंग वाले हैं। डॉक्टर साहब आपके ख्याल में इस वक्त अगर दूध के रेट की बात की जाए, फैसलाबाद में आप बैठे हैं, आपके ख्याल में कितना दूध का रेट जो है वो इस वक्त जो है मुनासिब है आपके ख्याल में, जिस पे सर्वाइवल है? मिनिमम सर इस वक्त जो अगर आप सर्वाइवल की बात करें ना, यानी कि वो लोग जो कह लें कि बड़े जुगाड़ी हैं, जिनका कह लें कि एग्रीकल्चर अपनी है, गंदम अपनी वो इस्तेमाल करते हैं, साइलेज अपनी फसल का है, मतलब ज़्यादातर कमोडिटी कह लें कि अपनी ज़्यादातर 60% से वो अपना खुद कह लें कि गुजारा करते हैं, बनाते हैं, यानी कि साइलेज वगैरह ये सारी चीज़ें। तो उनके लिए भी तकरीबन जो सर्वाइवल कह लें कि है पॉसिबल, वो 140 पे तकरीबन 140, मतलब 140 बेयर मिनिमम है। वो भी तब है अगर साइलेज आपका अपना है, आपकी एग्रीकल्चर आपकी अपनी है, और अगर आप मकई भी आपकी अपनी घर की हो जाए। ये मैं छोटे फार्मर की बात कर रहा हूँ, जिसमें कह लेंगे कमर्शियल फार्मर कोई 50 से लेकर 150-200 तक, ज्यादातर यही है। हाँ जी, ज्यादा के लिए मिनिमम जो रेट है 140 है तकरीबन। सर्वाइवल लग तो नहीं रहा 140 मेंटेन रहेगा। हाँ, तो उसमें डॉक्टर साहब फिर पॉसिबिलिटी यही है कि मेरे पास जितने भी सेटअप है ना, मैंने जब से कह लें कि हैंड ओवर उनसे लिया है, तो ज़्यादातर जो है मैं लोकल सेल पे रहा हूँ। लोकल सेल पे रहे हैं? लोकल सेल पे। आप लोकल सेल में दूध कितने में सेल कर रहे हैं? डॉक्टर साहब आज से तकरीबन कह लें कि 3 साल पहले जो है ना 110 रुपए मेरा रेट था। अच्छा, 3 साल पहले? 3 साल पहले। और जो लोग कंपनीज को दूध दे रहे हैं, कई ऐसे हैं जो आज भी 110 में दे रहे हैं। अभी मेरे पास यानी कि जितना भी लोकल सेल हो रहा है वो 150, 145 प्लस, इससे अबव ही है। अगर कह लें कि तकरीबन जितना भी दूध हम फरोख्त करते हैं उसमें ज्यादातर कह लें कि यही है कि लोकल सेल पे। अच्छा, लोग कहते हैं अगर ज्यादा हो तो कंपनी को दे। सर मैं भी अक्सर औकात जो लोग मुझे रूटीन से सुनते हैं वो जानते हैं कि जब भी मैं डेयरी की बात करता हूँ, मैं एक ही बात करता हूँ कि आपको अपना दूध खुद फरोख्त करना है, अपनी लोकल सेल को डेवलप करना है। आप कम से कम अपना 60-70% दूध की जो सेल है वो डायरेक्ट कंज्यूमर तक आप खुद लेके जाएं। लेकिन लोग कहते हैं यार ये बड़ा मुश्किल काम है, बातें करनी आसान है, ये होता नहीं है, गाय का दूध बिकता नहीं है, हमारे यहाँ भैंस के दूध की डिमांड है। इस किस्म की लोग फिर बातें करते हैं। आप भी तो गाय का दूध बेच रहे हैं, कैसे बेच रहे हैं? डॉक्टर साहब मेरा एक्सपीरियंस अभी यानी कि मैंने लोकल सेल की जो बात की है उसमें ये है कि फार्म पे जो लोकल दूधी आते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि इस रेट पे मैं उनको दे रहा हूँ। अच्छा, अब अगर आप कह लें कि अगर आप किसी ने अपना पॉइंट बनाया तो लोग 160 प्लस
ये रेट है, गाय के दूध का रेट है। गाय का दूध लोग ले लेते हैं? बिल्कुल लेते हैं। उसमें ये है कि ये मार्केट कंपटीशन है, मतलब कि ज़ाहिर सी बात है जिन्होंने दूध सेल करना है वो सारा एक दूसरे की मार्केट डाउन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी ये गाय का दूध है, भैंस का। लेकिन अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको बताता हूँ जी। कि जो आप इंटेंसिव सिस्टम पे गाय रखते हैं, जिसको यानी कि आप प्रॉपर साइलेज वंडा वगैरह इस्तेमाल करते हैं, फीडिंग प्रॉपर करते हैं। हाँ, अगर उसकी आप मिल्क क्वालिटी की बात करें तो वो राउंड अबाउट कह लें कि उसमें से खोया निकलता है, जो मक्खन निकलता है, जो घी निकलता बेहतरीन है, दही जमता है। दही जमने की जो क्वालिटी है। बाकी इसके अलावा जब टेस्ट डेवलपमेंट अगर एक दफ़ा हो जाए तो आप वो भैंस वाले दूध को भी जो है रिजेक्ट करना शुरू कर देते हैं। हाँ। एक दफ़ा अगर आप उस पे लग गए प्रॉपर उसकी यूटिलाइजेशन पे अगर आप चले जाएं, यानी कि मेरा अपना ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो लोग इसी तरह चल रहे हैं, शहरों से कह लें कि फिर लोग हमारे पास आते हैं, जी ये दूध हमें चाहिए, बाकी हमारे बच्चे पीते नहीं है। और जारी बात है जब आपने शुरू ये किया होगा, सेल का काम डेवलप किया होगा, तो आपको कुछ टाइम तो लग गया होगा। कितना ओवर अ पीरियड ऑफ हाउ मच मंथ्स आपने अपनी सेल पहले तकरीबन 6 से 7 माह हमने बड़ा इसमें सफर किया है। बहुत 6 से मुश्किल 7 का सामना बड़ा करना। मुश्किल से। उसमें कह लेंगे कभी दूधी पैसे लेके भाग गए, कभी जी आपके दूध में ये मसला है, आप इस तरह दही करते नहीं हैं, जम रहा, दही नहीं स्मेल जम आ रहा, रही है, हाँ, इस तरह के थल्ले लग गया 100 मसले मसाइल। लेकिन एक दफा जब मार्केट चली है ना, जी, तो फिर कह लें कि अपनी मर्जी का रेट भी हम उनसे लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मैं ये कह सकता हूँ कि आने वाले 6 महीनों में आप अपने आप को किसी खतरे में नहीं देखते इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। ये बात है। देखें, अब वो तमाम लोग जो जिन्होंने अपनी दूध की सेल पे फोकस नहीं किया, अब वो सब 5 से 6 महीने के बाद शदीद किस्म के ट्रबल में हो सकते हैं, क्योंकि आवाज़ चल पड़ी है। हम अल्लाह ना करे कि 80-90 बेस रेट हो जाए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमारी तो दुआ है अल्लाह करे बेस रेट 130 पे चला जाए। अभी 120 से 125 के बीच में ज़्यादातर फार्म्स का चल रहा है। तो अगर ये 15-20 रुपये कम हो जाता है तो फार्म्स की सर्वाइवल बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हो जाएगी। लेकिन इनको परवाही कोई नहीं है, क्योंकि ये अपना 1 लीटर दूध भी जो है किसी कंपनी को नहीं दे रहे। ये अपना सारे का सारा दूध जो है ये खुद डायरेक्टली जो है वो फार्मर जो है कंज्यूमर तक लेके जा रहा है। इसीलिए ये इस वक्त माशाल्लाह कंफर्टेबल होकर बैठे हैं। तो आज की वीडियो का पहला लेसन तो ये है कि अगर अभी आप अपने दूध की सेल नहीं कर रहे हो तो आज ही इस पे काम शुरू कर दें। आपने देखना है कि कौन सी मार्केट नज़दीक है, कहाँ पे दूध का रेट आपको ठीक मिलता है, किस तरह से आप अपनी दूध का रेट बेहतर कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक और बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि फार्मर मुत्तहिद क्यों नहीं हो जाते? बेसिकली सर इकट्ठे क्यों नहीं हो इस जाते? चीज़ की बड़ी गाहे बगाहे यानी कि लोग जब रब्ता करते हैं उनको हम ये सजेशन देते हैं। अब पता नहीं ये चीज़ें क्यों नहीं पॉसिबल होनी चाहिए, मतलब ये चीज़ मस्ट होनी चाहिए। जब तक इत्तेहाद नहीं आता किसान का, तो ये कह लें कि थर्ड पार्टीज या मिडल मैन आपको इसी तरह से ब्लैकमेल करते रहेंगे। तो इत्तेहाद ज़रूरी है। दरअसल फार्मर्स के जब भी कभी इत्तेहाद हुए ना, वो 1 या 2 महीने से ज़्यादा चल नहीं सके, या इधर चौधरी ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, या शायद एजुकेशन का वो लेवल नहीं है, या क्या वजह है। मतलब इसमें हमेशा नाकामी का ही सामना रहता है। मेन इशू सर एट दी एंड जो है ना, मेरे ख्याल में वो फाइनेंस ही है। फाइनेंस ज़्यादा अरसा, ज़ाहिर सी बात है, आपने मिसाल के तौर पे आप कंपनियों से बाइकाट करते हैं, ज़्यादा अरसा अगर आपने सर्वाइव करना है तो आपके पास उस हिसाब से रिसोर्सेज भी होने चाहिए। ठीक है, तो मेरे ख्याल में ज़्यादा जो अगेन फाइनेंसिंग ही है। फाइनेंसिंग ही है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक कॉन्सेप्ट फील्ड में चल रहा है इस वक्त कि आप अब 30 लीटर से ऊपर अगर गाय दूध नहीं देगी, सर्वाइवल नहीं होगा। ये बंदा, अगर किसी बंदे के पास भी 30 से कम की एवरेज है दूध की, तो वो समझो मर गया। आप इसमें कितना सच्चाई देखते हैं? डेफिनेटली सर, जितनी महंगाई है अगर उसको देखा जाए, मिसाल के तौर पे पर लीटर कास्ट जितनी ज़्यादा होगी, डेफिनेटली आपके पास हर्ड इतना अच्छा होना चाहिए कि वो उतना मैक्सिमम कह लें कि दूध पैदा करे, ताकि जितना आप खर्चा कर रहे हैं उसी पे यानी कि वो ज़्यादा दूध पैदा करे, तो सर्वाइवल है। तो डेफिनेटली हमारे पास जो हर्ड है वो कह लें कि कहीं ऊपर से तो उतरा नहीं। ठीक है, तो अब हर हर्ड की एक एवरेज होती है, सारे कह लें कि दरमियाने थोड़ा दूध वाले, ज़्यादा दूध वाले सारे मिक्स हैं। इसमें बेसिकली कह लें कि आपको इनपुट्स का कंट्रोल और जो आपकी आउटपुट है उसके आप जो गैप है उसको आपने इंक्रीज करना है। ठीक है, आपके ख्याल में ये कह लें कि कितनी फार्म की एवरेज होनी चाहिए? ओवरऑल कह लें कि जो सिस्टम चल रहा है 20 से नीचे जो है वो फार्म का सर्वाइवल नहीं है। ठीक है, राउंड द ईयर सुन ले जी, मैं भी यही बात करता हूँ कि पूरा साल किसी भी वक्त आपके पास 20 से नीचे एवरेज नहीं होनी चाहिए। अब ब्रेक इवन समझिए 20 लीटर है, इससे जितना ऊपर जाएंगे उतना आपके लिए आसानी होगी। वो लोग जो सर्दी के मौसम में
26 या 28 पर आ जाते हैं, और गर्मी के मौसम में 20-22 पर चलते रहते हैं, उनका सिस्टम काफ़ी हद तक बेहतर रहता है। उनके लिए चीज़ें आसान हैं, वो अपने ब्रेक इवन से जो है काफ़ी हद तक ऊपर रहते हैं। डॉक्टर साहब, एक तो हमने बात कर ली दूध के हवाले से, अब आप मज़ीद ये बताएं फार्मर किन किन चीज़ों पे तवज्जो दें ताकि वो इस मुश्किल मरहले से निकल सकें। फार्मिंग के हवाले से कौन सी ऐसी गाइडलाइंस हैं जो आप समझते हैं कि अब अडॉप्ट करनी बहुत ज़रूरी हो गई? इस वक्त बेसिकली दो चीज़ें कह लें कि अगर वो अडॉप्ट करें, इनपुट्स सबसे पहले अपनी इनपुट्स जो है कंट्रोल करें। मिसाल के तौर पे उसमें सबसे पहले साइलेज आता है, ठीक। आप अपने साइलेज की प्राइस कंट्रोल करें। अगर आप ठेके पे भी ज़मीन लें और अपना साइलेज प्रोड्यूस करें तो 6 से 7 रुपए में आपको पड़ेगा। अगर आप बाहर से फसल परचेज करते हैं तो ये 13-14 में आपको पड़ेगा। तो पहला मेजर डिफरेंस, यानी कि ये मैंने जस्ट एक एग्जांपल दी है। अगर आपकी ज़्यादा है एग्रीकल्चर, आप अपना गंदम मकई का दाना ये खुद यूटिलाइज अपना करें, इससे भी आपकी इनपुट्स कंट्रोल हो जाएंगी। ठीक है। बाकी ये लूसन वगैरह, कहने का मकसद इन शॉर्ट ये है कि अगर आपकी डेयरी का सर्वाइवल आप चाहते हैं तो उसमें मेजरली अलॉन्ग विद एग्रीकल्चर जो है ये पॉसिबल है आने वाले दिनों में, जिस तरह का ये माहौल बन चुका है। ठीक है। अदरवाइज फिर डेफिनेटली मिडल मैन उधर से दूध उठाता है, वो प्रॉफिट लेता है। डॉक्टर साहब, वो लोग क्या करें जहाँ पे इशू है बहुत बड़ा कि साइलेज जो है वो अवेलेबल ही नहीं है, लैंड नहीं है, वो क्या करें डॉक्टर साहब? अब डेफिनेटली फिर वो अपनी आउटपुट की जो कास्ट है उसको इंक्रीज करें, इसके अलावा तो कोई और हल नहीं है। बंद करो जी बेटा। जी डॉक्टर साहब। सर फिर फुल स्टॉप ही है, फिर यही बनता है, इसके अलावा तो फिर और कोई हल नहीं। अगर चीज़ें फिर मैनेज ही करनी पड़ती हैं, या तो आप इनपुट्स कंट्रोल करें। मैं एग्जांपल लेता हूँ, आपका माशाल्लाह चकवाल का एक्सपीरियंस है जी, आपने कोई सेटअप को देखा हुआ चकवाल में, वहाँ लैंड पे मकई नहीं होती जी। अब उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि वो परचेज करने के अलावा। हाँ, लेकिन कंपैरेटिवली मैंने एक चीज़ वहाँ पे ये भी देखी कि उनका जो दूध जो है ना वो अच्छी प्राइस पे निकल जाता है। हाँ, तो वो इसके जरिए उसको कंपनसेट कर सकते हैं। आपके ख्याल में चकवाल में क्या रेट चल रहा है दूध का इस वक्त? 160 प्लस। सही है। तो बात वही ख़त्म होती है भैया, जिसने दूध अपना बेच लिया वो आसानी में रहेगा। यहाँ पे मैं डॉक्टर साहब की बात में एक चीज़ ऐड करता चलूँ कि अगर आप लूसन और जो है ना जी उसकी हे बना लें या लूसन का हेलेज बना लें तो आप अपने पूरे फार्म के खर्चे को कंट्रोल कर सकते हैं, जिसमें आपका दूध के चमड़ों का खर्चा भी है, आपकी बच्चियों का खर्चा भी है, आपके ड्राई प्रेग्नेंट का खर्चा भी है, आपको ग्रोथ भी पूरी मिलेगी और आपका खर्चा भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। आपको आप कह लें कि मौज जाना किस्म के आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ब्रीडिंग के हवाले से क्या देखते हैं कि अब जाहिर बात है कि अब फार्मर की ना वो फसल ही नहीं रही। अब वो उस तरह से हार्मोन्स का खर्चा करना, सिंक्रोनाइजेशन करना या सीमन पे इतना स्पेंड करना, आप क्या समझते हैं कि ये जो चीज़ें हैं इन पे सर मेरा ख्याल है कि कंप्रोमाइज़ ना करना चाहिए, ना आप कर सकते हैं। ये ऐसी चीज़ है जिस पे आप 2 जानवर बेच लें लेकिन आप इन चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। सीमन की क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करें और जानवरों को सिंक्रोनाइज करने से भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। ब्रीडिंग होगी, प्रेगनेंसी होगी तो तसल्ली रहती है फार्मर को कि उसके पास एसेट खड़े हैं, उसके बाकी चीज़ें कंपनसेट हो सकती हैं, लेकिन अगर ब्रीडिंग लैग आ गया तो उसकी कोई कंपनसेशन वो ऐसा झटका होगा कि फिर जिसको पूरा करना मुमकिन नहीं है। जी बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, डॉक्टर्स के हवाले से गाइड कीजिएगा, आप क्या समझते हैं कि किसी डेयरी फार्म की तरक्की में डॉक्टर का, वेटनेरियन का कितना रोल है? डेफिनेटली मेजर रोल है ही वेटनेरियन का उसमें। हमने देखा है कुछ फार्म्स पे डॉक्टर साहब डॉक्टर जो हैं ऐसे तब्दील होते हैं जैसे जनाब ट्रांसफ़र चलती रहती है, एक आ गया 6 महीने बाद दूसरा आ गया, साल बाद तीसरा आ गया। तो उनमें फिर परफॉर्मेंस भी फार्म की ऊपर नीचे जिस तरह डॉक्टर चेंज होते हैं उसी हिसाब से फिर आपको क्या लगता है कि अगर टीम एक जैसी रहे फार्म पे तो उसका फार्म की ग्रोथ में बड़ा इफेक्ट है? डेफिनेटली कांस्टेंट रहेगी, परमानेंट रहेगी। जो भी होगा, हमने देखा कि कभी फार्मर डॉक्टर से नाराज हो जाता है, कभी डॉक्टर फार्मर से नाराज हो जाता है। ये बॉन्ड ज़रा देर चल नहीं पाता, 2-3 साल से ज़्यादा मैंने देखा नहीं इसको चलते को। कैसे फार्मर जो है, आप फार्मर को भी गाइड करें कैसे टीम जो है वो मुस्तकिल 5-6 साल या 10 साल चल सकती है। आप अपने इर्द गिर्द देख लें कितने फार्म ऐसे हैं जहाँ पे डॉक्टर 5-5 साल 6-6 साल पुराना है, 2 साल के बाद टीमें चेंज हो रही होती हैं। डॉक्टर्स को भी गाइड करें कि वो एक फार्म पे कैसे लंबा टाइम गुजार सकते हैं। उसमें सर 2 मेजर चीज़ें हैं, यानी कि अगर वेट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वेट का जो काम है वो उसको कह लें कि कंसिस्टेंट बेसिस पे, यानी कि जो परफॉर्मेंस है वो अपनी दे, ठीक है। दूसरी तरफ पे
ओनर की तरफ से ये है कि ओनर इन द फॉर्म ऑफ इंसेंटिव डॉक्टर को फैसिलिटेट करे। बाकी छोटी कह लें कि थोड़ी बहुत कोताहियां होती हैं, अगर बिहेवियर वाइज कोई वेट की तरफ से है तो वो ओनर को करना चाहिए, कंप्रोमाइज कर लेने चाहिए। तो अगर ओनर की साइड पे है तो ये कंप्रोमाइज करना चाहिए जो बिहेवियर देखिए जी, जिंदगी जो है ना ये समझौते का नाम है। अगर आपके फार्म पे डॉक्टर चेंज होते रहेंगे ना बार बार, आप जितना मर्जी तजर्बे का डॉक्टर ले आए, जब वो नए सेटअप में आएगा उसको 2-3 महीने एडजस्ट करते लग जाएंगे। बेसिक वेट की परफॉर्मेंस को ध्यान में रखें। बेसिक जो है ना, आपने देखना कि आपका जो वेट फार्म पे है उसके होते हुए आपकी हेल्थ कैसी है जानवरों की, और फार्म आपके फार्म पे ब्रीडिंग कैसी है। वो जनरेटर को टाइम पे चलवा पाता है, नहीं चलवा पाता, उससे लेबर संभाली जाती है, नहीं संभाली जाती, वो जो है बाकी के जो इर्द गिर्द के मामलात हैं उसको आप इग्नोर करें। आपने बस देखना है कि आपके फार्म पे क्या जानवर जो हैं उनकी सेहत ठीक है, क्या आपके फार्म पे प्रेगनेंसी बिल्कुल ठीक आ रही है, क्या आपके फार्म पे बच्चे जो हैं उन सेहतमंद हैं, क्या बच्चे जो हैं वो 12 महीने पे ब्रीडिंग के काबिल हो जाते हैं, क्या बच्चियां 2 साल पे बच्चा दे रही हैं। ये आप उसके जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं वो ये वाले हैं। बाकी सारी बातें वो उनको एब्जॉर्ब करना सीखें। अदरवाइज जो है जितने बंदे चेंज करते जाएंगे उतना ही आप ही का लॉस है। डॉक्टर को ये घर नहीं तो वो घर, वो घर नहीं तो तीसरा घर, वो कहीं ना कहीं एडजस्ट हो ही जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक हवा और चल पड़ी है आजकल। आपको पता है कि पाकिस्तान में 2 तरह के ग्रुप पाए जाते हैं। एक ग्रुप है जो लवर है आपकी क्रॉस ब्रीड का या साहिवाल कैटल का या चोलिस्तानी कैटल का, और एक ग्रुप वो है जो आपकी प्योर वलैती बच्चियों का या प्योर वलैती गायों का लवर है। अब लोग ये कह रहे हैं कि हम तो पहले कहते थे यार ये फ्रीजन वाले सर्वाइव नहीं करेंगे, ये मर लुट जाएंगे, फ्रीजन यहाँ पे बचती नहीं है, फ्रीजन लंग मार जाती है, फ्रीजन गब्बन नहीं होती। ये सारे मसाइल जो आ रहे हैं डेयरी इंडस्ट्री में जो मुश्किल है, ये सब का ताल्लुक फ्रीजन गाय से है। आप क्या समझते हैं कि इस बात में कितनी हकीकत है? जहाँ तक अगर तो हम बात करें शौक से हट के अगर बात करें, बात हम करें बिजनेस की, जी जी, तो बेसिकली अगर पहले अगर आप लोकल सिस्टम की बात करें तो उसमें कोई इतना जो मेरा एक्सपीरियंस है कोई इतना हिसाब किताब वाली बात होती नहीं जी। तो एक किस्म का कह लें कि वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू रहा ही नहीं। जब अगर हम बात करते हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू की तो उसमें फिर ये देखा जाता है आपने क्या रखा है, आपने उसको क्या खिलाया और उसने इन रिटर्न आपको क्या दिया। अगर इस मॉडल को देखें तो जो इवन के अब यहाँ तक बात आ गई, इवन के लोग भैंस को जिसको बड़े शौक से रखते थे उसको भी ये कह लें कि बेस्ट बिजनेस मॉडल नहीं कंसीडर कर रहे। ऐसा ही है, कुछ लोग तो कहते हैं कि भैंस बिजनेस एनिमल ही नहीं। हाँ जी, और बाकी इसी तरह यानी कि मेजॉरिटी में जाहिर सी बात है अब इतनी ज़्यादा ऑन ब्रीड इम्प्रूवमेंट के हवाले से अगर हम लोकल पे बात करें तो इतना ज़्यादा नहीं है, यानी कि जो लीड क्लास एनिमल है वो बड़े कम है। ठीक है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि अगर लोकल की बात करें तो लोकल बिजनेस मॉडल पे इतना फिट नहीं होता। ठीक, तो बाकी की बात करें, शौक की बात को साइड पे रखें तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रीजन गाय ही बेहतर है। और ये जो कहते हैं कि सरवाइव नहीं करती, इन्हें गर्मी बहुत लगती है, करती है, लंग मार जाती है, ये गब्बन नहीं होती, इसमें कितनी हकीकत है? देखिए उसमें ये बात तो तय है कि वो एक उसका जो एनवायरनमेंट की चेंजिंग आती है, लेकिन इसमें ये है कि बाकी चीज़ें देखें ये प्रेग्नेंट भी उसी तरह होती हैं जिस तरह आपके एनिमल होते हैं। कोई कंसेप्शन रेट डाउन ज़रूर होता है लेकिन हो जाता है। ठीक है, क्योंकि अडॉप्टेबिलिटी इतनी नहीं होती, ये ठंडे इलाके की हैं, यहाँ पे आके ज़्यादा टेम्परेचर होता है। हाँ, लेकिन अगर यही एनिमल अगर आप ये चकवाल मरी वाली साइड पे चल जाएं तो इनकी परफॉर्मेंस अराउंड अबाउट सिमिलर है टू द एक्सोटिक जहाँ से आई है। दूध के हवाले से भी, बाकी लेमनेस का भी ऐसा कोई इशू नहीं है। ये डिपेंड करता है आपकी सारी मैनेजमेंट या प्रैक्टिस फीडिंग ये क्या है आपकी, तो ऐसा कह लें कि अच्छा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कंट्रोलेबल है। जल्दी खत्म करते हैं। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, अब इस वक्त लोग तजब्जुब का शिकार हैं। कुछ लोग डेयरी में आना चाहते हैं, कुछ लोग भी डेयरी में आते हुए डर रहे हैं। आप क्या समझते हैं, क्या इस वक्त कोई फार्मर जो डेयरी में आना चाहता है तो क्या उसको आ जाना चाहिए? अगर देखें हालात के हिसाब से तो कह लें कि जिस तरह मैं खुद भी फार्मर हूँ, यानी कि ये डिपेंड करता है सबसे पहले एक डेयरी मॉडल एस्टेब्लिश किया जाए। हाँ। ठीक है, जब तक डेयरी मॉडल एस्टेब्लिश नहीं होगा, यानी कि आपने किसी के लिए मिसाल बनना है ना, अगर आप बेहतर तरीके से उसे करके दिखा रहे हैं तो आप उसे इंस्पायर भी कर सकते हैं। मतलब आप वही कह लें टर्म्स एंड कंडीशंस है कि आपने अपनी एग्रीकल्चर करनी है, आपने अपना दूध सेल करना है, हाँ तो फिर आ जाए, फिर अदरवाइज नहीं। अगर आपने हर चीज परचेज करनी है और दूध भी आपने किसी थर्ड पार्टी को देना है, फिर नहीं सर्वाइवल।
फिर सर्वाइवल सर्वाइवल नहीं है। हाँ, बाकी ये है कि ज़रूरत इस अमर की है इस वक्त के पाकिस्तान में, जिस तरह इंडिया में अमल है, ठीक है, इस तरह एक डेयरी मॉडल होना एक मॉडल चाहिए। होना चाहिए, वो इनपुट्स को भी कंट्रोल किया जाए, आउटपुट को भी डिसाइड किया जाए, दोनों में गैप रखा जाए। अब ये नहीं है बैलेंस होना चाहिए। ये नहीं है कि आउटपुट पीछे रह गई और इनपुट्स आगे निकल गई हैं, तो वो तो फिर अच्छा फांसी डॉक्टर वाली साहब, वो जो बात है। बिजनेस में आना चाह रहे हैं, अब उनके लिए दूसरा सवाल ये है कि गायें जो हैं, अभी आपको पता है तो बेतहाशा फार्म पाकिस्तान में बच्चियां सेल कर रहे हैं, प्रेग्नेंट हीफर सेल कर रहे हैं, क्योंकि हर फार्म ने अपने अखराजात पूरे करने हैं। अब वो मिल्किंग और नॉन मिल्किंग हर्ड को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, इजाफी हीफर सेल हो रही हैं। अब फार्मर क्या करे, $3600-3700 की इंपोर्टेड बच्ची पार्सल है, या पाकिस्तान से 8 या 9 लाख में जो है प्रेग्नेंट बच्ची ले, क्या करना चाहिए आपके ख्याल में बेस्ट है और क्यों बेस्ट है? मेरा ख्याल है कि यहाँ वाली जो लोकल है वो ज्यादा बारे में रहेगी, ज्यादा बार में रहेगी। पहली तो मैंने फर्क बता दिया रेट का जी। जो बाइट से आ रही है वो आपको पड़नी है भैया $3700 की, तो 300 ना सिर्फ दे लो, 11 लाख तो गल उत्ते चल जानी है 3 से 5 माह की प्रेग्नेंट। और जो पाकिस्तान से आपको डिफरेंट फार्म्स में मिलेंगी 8 से 9 लाख की रेंज में मिल जाएंगी। आज जेके का रेट कुछ ज्यादा है, लेकिन ज्यादातर जो फार्म है वो 8 से 9 लाख में सेल कर रहे हैं। पहला तो फर्क लग गया 2-2.5 लाख रुपए का, आपको रेट का फर्क लग गया। और डॉक्टर फर्क आप क्या समझते हैं? अडॉप्टेबिलिटी का फर्क है, अडॉप्टेबिलिटी का है, इधर उनकी अडॉप्टेबिलिटी बेहतर है, ठीक है, वो गर्मी गुजार चुकी हैं। हाँ जी। ओवरऑल ये कि प्रोडक्शन का भी ऐसा अगर कह लें कि जो बाहर से आते हैं तो इतना डिफरेंस नहीं होता। अगर आप सीमेंट पे काम हुआ हो डॉक्टर साहब, तो इधर वाली पाकिस्तान वाली दूर में उनके बराबर या बढ़ जाती हैं, बढ़ भी सकती हैं। हाँ, जिन लोगों ने जेनेटिक्स पे डिपेंड है। मैंने एक फार्मर को बच्चियां सेल की, जरगुल खान उनका नाम है, हो सकता है मेरा सेशन देख ही रहे हो, तो वो उधर केपीके वाली साइड पे हैं। उनको हमने जानवर दिए थे, और वो जानवर जब उन्होंने बच्चा दिया, डच फ्रीजन से डॉक्टर साहब, बच्चा देने के 8 महीने बाद भी उनकी 30 लीटर की एवरेज, माशाल्लाह, फर्स्ट कवर। तो मुझे बताएं, क्या ये परफॉर्मेंस किसी भी लिहाज से इम्पोर्टेड गायों से ज्यादा है? एक्सीलेंट है, क्योंकि इम्पोर्टेड कैटल जब आ रही होती है, अगर तो वो ज्यादातर लोग 28-29 पे फिर रहे होते हैं, या कोई 30-32 पे चले जाता है। तो ये फार्मर जो था ये 35 प्लस पे चला गया, अभी 8 महीने के बाद भी 30 पे जा रहा है। और एक और चीज बता दूं मैं आपको, जो बाहर से जानवर आते हैं ना, जो ग्रेजिंग के जानवर होते हैं, वो कच्चे पे फिरने के ज्यादा आदी होते हैं, कंक्रीट पे ज्यादा उनका तजर्बा भी नहीं होता, ना ही वो यूज टू होते हैं। हम पाकिस्तान में लेके आते हैं, उनको आते ही शेड में छोड़ देते हैं, कंक्रीट का फ्लोर होता है, तो कुछ लेमनेस के प्लस माइनस की गेम उनकी हो जाती है। लेकिन अगर आपके यहीं पे जानवर आपका पला बड़ा है, 2 साल उसने जिंदगी यहाँ गुजार ली, आप उसको खरीद के ले आते हो, तो लेमनेस में भी आप देखेंगे वो कम होगा, हीट भी वो कम करेगा, अडॉप्टेबिलिटी उसकी अच्छी है, और दूध की पैदावार उसकी जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है। अच्छे फार्म से लें जिसकी जेनेटिक्स का आपको पता हो कि यार ये बंदे जेनेटिक्स पर कंप्रोमाइज़ नहीं करते, अच्छा सीमन रखते हैं, वही आपने इस्तेमाल करना है। तो मेरा भी यही ख्याल है, मैं डॉक्टर साहब की बात से इत्तेफाक करता हूँ। अगर आपने बेस्ट ऑफ द बेस्ट अगर आप सोचें, तो इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी और बाकी के जो पॉइंट्स हैं उनको भी अगर जेहन में रखा जाए, तो मेरा ख्याल है कि मैं भी अगर कारोबार करूँगा तो मैं पाकिस्तान से ही जो डेयरी फार्म्स की बिकने वाली बच्ची हैं वो खरीद लूँगा। डॉक्टर साहब, लोग कुछ ये भी कहते हैं कि यार ये जो 8 से 9 लाख रेट है ये बहुत ज़्यादा है। इस वक्त इस करंट सिनेरियो को देखते हुए बिल्कुल फिजिबल रेट है ये। मतलब आप समझते हैं कि ये ज्यादती वाला रेट नहीं है? अगर सेक्स सीमन है, जेनेटिक्स आपकी अच्छी है, जो आप कह लें कि दे रहे हैं वो प्रॉपर रिकॉर्ड फॉर्म में है, तो ये रेट ठीक है, रेट ठीक है, कोई ज्यादती वाली बात नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ठीक हो गया। ले डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब का हमने बहुत टाइम ले लिया। उम्मीद है कि इस सेशन से काफ़ी चीज़ें जो है आप गो थ्रू करके होंगे, और अगले 6 महीने का जो आपका प्लान है वो भी आप बना लेंगे। डॉक्टर साहब, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाद जमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।